अफगानिस्तान का महाभारत के साथ रिश्ता, कैसे कंधार बन गया। गंधार साम्राज्य आज भी अफगानिस्तान में है और इसे अब कंधार के नाम से जाना जाता है। आज गंधार का एक बड़ा हिस्सा उत्तरी पाकिस्तान और कुछ हिस्सा पूर्वी अफगानिस्तान में है। गंध का मतलब खुशबू यानी खुशबू की धरती। कहते हैं कि गंधार भगवान शिव का भी एक नाम था। ऐसा माना जाता है कि काबुल नदी के तट पर लोग रहा करते थे। कई इतिहासकारों की माने तो उत्तर पश्चिम पंजाब भी किसी समय में गंधार का हिस्सा थे। कई और स्टडीज में इस बात की पुष्टि हुई है कि नॉर्थ वेस्टी पंजाब ईरान, भारत और सेंट्रल एशिया से संपर्क का रास्ता ही था। महाभारत के समय में गंधार, जो आज का कंधार, एक शक्तिशाली साम्राज्य था। शकुनी के हाथ में आया साम्राज्य यहाँ पर आज से 5500 साल पहले राजा सुबाला ने राज किया था। उनकी बेटी का नाम गंधारी था, जिनकी शादी हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुई थी। गंधारी के भाई शकुनी थे और अपने पिता की मृत्यु के बाद गंधार साम्राज्य की सत्ताएं आई थी। गंधारी के भाई शकुनी थे और अपने पिता की मृत्यु के बाद गंधार साम्राज्य की सत्ताएं आई थी। गंधारी दुर्योधन समेत 100 बेटों की मां थी, जिन्हें कौरवों के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद, पांडवों से हार के बाद कौरव वंश के कई लोग गंधार में रहने लगे थे। बाद में वो धीरे धीरे इराक और सऊदी अरब में चले गए थे। जैसे जैसे बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, गंधार क्षेत्र, जिसमें एशिया का कुछ हिस्सा भी आता था, यहाँ भगवान शिव की पूजा बंद हो गई। मिला था महाभारत काल का प्लेथन। इसके बाद मौर्य साम्राज्य के राजाओं का गंधार पर राज हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पर मुगलों का हमला हुआ। मोहम्मद गजनी ने भी यहाँ पर हमला किया। गजनी ने 11वीं सदी में इस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अफगानिस्तान में जो हुआ वो इतिहास है। जिस समय अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में उसामा बिन लादेन को तलाशने के लिए अभियान चलाया था, यहाँ पर कंधार में अमेरिकी सैनिकों को एक गुफा में बड़ा सा प्लेन मिला था। जब इस पर रिसर्च की गई तो इस एयरक्राफ्ट को 5000 साल पुराना बताया गया। अफगानिस्तान में जमीन के नीचे प्राकृतिक संसाधनों खजाना, लेकिन उसे निकालना है चुनौती। जाने ऐसा क्यों? अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के साथ ही अर्थव्यवस्था को लेकर साल खड़े होने लगे हैं। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि देश में 1000 अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा की खनिज संपदा है। अमेरिका में अफगानिस्तान के नेतृत्व वाले युद्ध का आधिकारिक तौर पर समापन कुछ दीर्घकालिक अनसुलझे सवाल भी छोड़कर गया है, जैसे देश अब एक कार्यशील अर्थव्यवस्था का निर्माण कैसे कर सकता है, अब जबकि अमेरिकी सहायता खत्म हो गई है और अंतर्राष्ट्रीय मदद भी काफी हद तक बंद हो गई है। तो अफगानिस्तान के पास क्या विकल्प बचे हैं? एक विकल्प प्राकृतिक संसाधनों के तौर पर बचा है। अफगानिस्तान में गैर ईंधन खनिजों का खजाना है, जिनका मूल्य 1000 अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा आंका गया है। हजारों शताब्दियों देश अपने रत्नों, माणिक, पन्ना, टूरलाइन और लैपिस लाजुली, एक प्रकार का चमकीला नीला पत्थर, के लिए प्रसिद्ध है। इन खनिजों को स्थानीय रूप से कानूनी और अवैध दोनों तरह से ज्यादातर छोटी कुटीर खानों में निकाला जाना जारी है। हालांकि अधिक फायदा देश के लौह, तांबा, लिथियम, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों, कोबाल्ट, बॉक्साइट, पारा, यूरेनियम और क्रोमियम जैसे खनिजों में निहित है। खनिजों की कुल प्रचुरता निश्चित रूप से अद्भुत है, लेकिन इन संसाधनों की वैज्ञानिक समझ भी इन्वेस्टिगेटिंग स्टेज में है। यहाँ तक कि उन्हें निकालना कितना फायदेमंद हो सकता है, इस बात की बेहतर समझ के बावजूद इन संसाधनों की मौजूदगी मात्र से नई अर्थव्यवस्था को फौरी उछाल नहीं मिलेगा। उनके संसाधनों का अध्ययन करने वाले एक भूविज्ञानी के तौर पर मेरा आकलन है कि खनन को राजस्व के मुख्य स्रोत पर तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर उनका उत्खनन करना होगा और इसके लिए कम से कम 7 से 10 वर्ष का समय लगेगा। सोवियत संघ का अनुकरण करता यूएसजीएस, ब्रिटिश और जर्मन भूविज्ञानियों ने 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अफगानिस्तान के खनिजों का शुरुआती आधुनिक सर्वेक्षण किया था। सोवियत संघ ने हालांकि 1960 और 1970 के दशक में पूरे देश में सबसे व्यवस्थित अन्वेषण कार्य किया और बड़े पैमाने पर विस्तृत जानकारी जुटाई, जो आज के दौर के आधुनिक अध्ययनों की रीढ़ बना है। अमेरिकी भूगर्भ अफगानिस्तान की 200 लाख करोड़ रुपए की खनिज संपदा पर है। चीन की नजर इसलिए खड़ा है। तालिबान के साथ अफगानिस्तान में 20 साल बाद सत्ता में लौटे तालिबान से कोई अगर खुश है तो वह है चीन।
और पाकिस्तान ही ऐसे देश है जो अफगानिस्तान के नए तालिबान शासन के लगातार संपर्क में है। दोनों ही देशों ने काबुल में अपने दूतावास खोल रखे हैं, जबकि भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देशों के दूतावास अपने बोरिया बिस्तर समेट चुके हैं। अफगानिस्तान के हालात ये है कि वहां से अमेरिका करीब बाहर हो चुका है। रूस का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अफगानिस्तान में है नहीं, उसकी रुचि तो सिर्फ सेंट्रल एशिया में आतंकी गतिविधियों को रोकना है। पाकिस्तान तो वही करेगा जो चीन के फायदे का हो, यानी अफगानिस्तान में तालिबान शासन का लाभ चीन ही उठाने वाला है। दरअसल बात सिर्फ क्षेत्र में दादागिरी करने या प्रभाव बढ़ाने की नहीं है। अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन करीब 200 लाख करोड़ रुपए की खनिज संपदा है, जिस पर दुनिया की फैक्ट्री के तौर पर स्थापित हो चुके चीन की नजर है। तो क्या इस खनिज संपदा की वजह से चीन तालिबान को सपोर्ट कर रहा है? क्या और भी वजह है जो चीन को तालिबान से दोस्ती को मजबूर कर रहा है? तालिबान से दोस्ती के पीछे चीन का एजेंडा क्या है? चीन ने जो कहा उसके मुताबिक वह तालिबान से दोस्ती चाहता है ताकि जिनजियांग प्रांत में आतंकी ग्रुप्स की एक्टिविटी को रोक सके। चीन के विदेश मंत्री की बरादर से मीटिंग के दौरान भी उइगर आतंकियों का मसला उठा था। वांग यी ने तो कहा भी था कि तालिबान को एटीएम से सभी संबंध तोड़ने होंगे। ये संगठन चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ सीधे खतरा है। दरअसल तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट एटीएम भी कहा जाता है। ये पश्चिमी चीन में उइगर इस्लामिक चरमपंथी संगठन है। ये संगठन चीन के जिनजियांग को ईस्ट तुर्किस्तान के तौर पर स्वतंत्र करने की मांग करता है। 2002 से एटीएम को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अल-कायदा सैंक्शंस कमेटी ने आतंकी संगठन के तौर पर लिस्ट में डाला है। हालांकि अमेरिका ने 2020 में इस संगठन को आतंकी संगठनों की सूची से बाहर निकाल दिया था। इससे दोनों देशों में ट्रेड वॉर ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। अमेरिका ने 2020 में इस संगठन को आतंकी संगठनों की सूची से बाहर निकाल दिया था। इससे दोनों देशों में ट्रेड वॉर ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। अमेरिका, यूके और यूएन ने चीन पर जिनजियांग में लोकल मुस्लिम उइगर आबादी के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप लगाए हैं। चीन पर इस समुदाय से बंधुआ मजदूरी कराने और कई तरह की पाबंदी लगाने के आरोप है। 2000 के दशक से ही एटीएम की जड़ें अफगानिस्तान में रही हैं। उसे तालिबान अल-कायदा का सपोर्ट रहा है। अफगानिस्तान में लिथियम आयन बैटरी में इस्तेमाल होने वाले लिथियम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार हो सकता है। इसका इस्तेमाल न केवल बैटरी में बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर हो रहा है। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट ने 2010 में अफगानिस्तान को लिथियम का सऊदी अरब कहा था। इसका मतलब ये है कि मिडिल ईस्टर्न देश से कच्चे तेल की दुनिया भर को जिस तरह सप्लाई होती है, वैसी ही सप्लाई अफगानिस्तान से लिथियम की हो सकती है। 2019 में अफगान खनिज मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि अफगानिस्तान में 1.4 मिलियन टन के रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं। ये 17 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर मिलिट्री इक्विपमेंट तक में इस्तेमाल होता है। चीन के स्ट्रेटेजिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का दायरा बढ़ जाएगा अगर पेशावर से काबुल सड़क से जुड़ जाएगा। इस रोड को बनाने की बातचीत पहले भी हुई है। ये रोड बन जाता है तो मिडिल ईस्ट के लिए चीनी सामान को पहुंचाने में मदद मिलेगी। यह अधिक सुविधाजनक और तेज डिलीवरी में काम आएगा। काबुल से होकर नया रास्ता बनता है तो BRI से जुड़ने के लिए भारत पर निर्भरता कुछ हद तक कम हो जाएगी। चीन के लंबे समय से हो रहे अनुरोधों के बाद भी भारत ने BRI से जुड़ने में अब तक इनकार ही किया है। अफगानिस्तान की दिक्कत यह है कि लंबे समय से देश ने युद्ध के हालात झेले हैं। इस वजह से खदानों को एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। अमेरिका और अफगान सरकारों ने जब स्टडी की तो लिथियम, कॉपर समेत कई मिनरल्स के भंडारों की जानकारी सामने आई। सर्वेक्षण USGS ने 2004 से 2011 तक उपलब्ध आंकड़ों की विस्तृत समीक्षा की और अपने हवाई सर्वेक्षण, सीमित क्षेत्रीय जांच तथा अफगानिस्तान भूगर्भ सर्वेक्षण के जरिए इसमें नई जानकारी भी जोड़ी। इससे खनिज स्थलों, उनकी उपलब्धता और प्रचुर भंडार के बारे में बेहतर पहचान हुई। इस काम में हालांकि सोवियत दौर के प्रयासों की कोई अनदेखी नहीं कर सकता। उपलब्ध जानकारी के आधार पर USGS ने देश के 24 इलाकों की पहचान की और वहां खनिजों के अपार भंडार का आकलन किया। चीनी और भारतीय कंपनियों ने भी इसमें रुचि दिखाई और उन्हें रियायत भी दी गई।
अनुबंध की शर्तों और सुरक्षा चिंताओं के कारण हालांकि 2010 के दशक से ये गतिविधियां थम गई। खनिजों की प्रचुरता। अफगानिस्तान के पास वास्तव में खनिजों का कितना बड़ा भंडार है? यूएसजीएस के विशेष रुचि वाली धातुओं तांबा, लोहा, लिथियम और धरती की दुर्लभ धातुओं के अनुमान के सार के मुताबिक मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। यूएसजीएस के भूविज्ञानियों का कहना था कि उनके आंकड़े हालांकि अपेक्षाकृत कम अनुमान लेकर चल रहे हैं और वे शुरुआती भी हैं। इसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर खनिज अपार है। सभी ज्ञात अनुमान के मुताबिक 0.77 करोड़ मीट्रिक टन भंडार हो सकता है, जिसकी कीमत मौजूदा हिसाब से 516 अरब अमेरिकी डॉलर होगी। ये संसाधन अभी खोजे नहीं गए हैं। इसकी पहचान जरूर हुई है, लेकिन पूरा अन्वेषण और आकलन नहीं। अगर आकलन सही है तो तांबे के मामले में अफगानिस्तान दुनिया के 5 शीर्ष देशों में होगा। इसके बाद यहाँ कोबाल्ट की भी अच्छी मात्रा है। अयना का इसका भंडार काबुल से करीब 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। उच्च गुणवत्ता वाले अयनक का कुल भंडार तांबे का 1.13 करोड़ मीट्रिक टन माना जा रहा है, जिसका मौजूदा बाजार भाव 102 अरब अमेरिकी डॉलर है। अफगानिस्तान में विश्व स्तरीय लौह अयस्क संसाधन भी बामियान प्रांत के हाजीगाक इलाके में है। अनुमान के मुताबिक हाजीगाक में 210 करोड़ मीट्रिक टन उच्च स्तरीय अयस्क होगा, जिसमें 61-69% लोहे का वजन होगा। मौजूदा दर के हिसाब से ये 336.8 अरब अमेरिकी डॉलर का होगा। इससे अफगानिस्तान दुनिया के 10 शीर्ष देशों में आ जाएगा जिनके पास खनन के लिए इतना लौह अयस्क भंडार है। नूरिस्तान प्रांत में लिथियम का खासा भंडार है। प्रांत में धरती से दुर्लभ पत्थर और रत्न पत्थर आदि भी मिलते हैं। इनका अनुमानित भंडार 14 लाख मीट्रिक टन है।